नमस्कार दोस्तों। हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि भाई आईबीएस मंथ क्यों मनाया जाता है और आईबीएस के क्या लक्षण हो सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर आईबीएस होता क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। बहुत कॉन्क्रीट तो नहीं है कि ये कह दें कि भाई इसी वजह से होता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जरूर करते हैं ये आपके कारण को और आपको रिलेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस का मतलब होता है आपके पेट और आपकी आंत और आपके ब्रेन, इनके बीच में लगातार बातचीत चलती रहती है। इसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग को पता चल जाता है और वो परेशान हो जाता है, और यदि आपका दिमाग परेशान है और गहरी चिंता में है तो आपके पेट को पता चल जाता है और वो अपने तरीके से अपना दुख इजहार कर देती है, या तो डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन के तौर पे। तो ये गट ब्रेन एक्सेस जो है ये सबसे कॉमन फैक्टर्स माना जाता है आईबीएस के लिए। तो एंजाइटी जिन लोगों में देखी जाती है, ऑलमोस्ट देखा जाता है कि उनमें से लगभग 20% लोग आईबीएस से पीड़ित होते हैं। ये इतना कॉमन है। और जिन लोगों को आईबीएस होता है उनमें भी एंजाइटी बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो दोनों ही बातें सही हैं कि अगर आपका गट ब्रेन एक्सेस गड़बड़ है तो चांसेस हैं कि आपका आईबीएस ट्रिगर कर जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन है उसका बेसिक काम ये होता है कि आपने जो भी खाना खाया है उसको हजम करने के बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। इसके लिए एक अंदर में स्पेशल वॉल होती है इंटेस्टाइन के, और वो वॉल कुछ खास चीज़ों को ही अंदर जाने देती है, बाकी चीज़ों को रोक लेती है। बैक्टीरिया, बाकी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, वो रॉ मटेरियल, तो सबको अलग कर देती है और वो सब मोशन के द्वारा बाहर चले जाते हैं। लेकिन आईबीएस में ये देखा गया है कि उसमें परमिएबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है और वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपने अंदर लेने लगती है जो उसको एक्चुअली में नहीं लेने चाहिए थे, और इस वजह से भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, दर्द आने लगता है और मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरा, केमिकल लोचा हो जाना, यानी कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर में, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगर इनका लेवल जो है वो नॉर्मल से कम या ज़्यादा होने लगे, उसमें से जैसे एक सेरोटोनिन को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके केस में, उसका अगर लेवल कम ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो कम या ज़्यादा होने लगता है, और बेस्ड ऑन दैट आपके मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगला चीज़ होता है पोस्ट इन्फेक्शियस, यानी अगर मान के चलते हैं कि कभी आपको कोई दिल्ली बेली वाला डायरिया हो गया हो कि भाई बहुत सारे मोशन हो गए और कोई अच्छा खतरनाक इन्वेसिव बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो और अल्सर्स डेवलप हुए हो इंटेस्टाइन में, तो कई बार वो अल्सर्स तो रिकवर कर जाते हैं, बट जो मोटिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके बाद में, वो प्रॉब्लम कई बार 1-2 साल तक खिंच जाता है और वो आईबीएस का ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। इसको हम पोस्ट इन्फेक्शियस टाइप ऑफ आईबीएस बोलते हैं। अगली चीज़ है गट फ्लोरा का चेंज हो जाना। गट फ्लोरा मतलब होता है अब आपके इंटेस्टाइन के अंदर में सैकड़ों, असंख्यों टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका टोटल नंबर आपकी बॉडी में जितने कोशिकाएं हैं उससे भी ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा हैं वो। अब उनका भी एक स्पेशल बैलेंस होता है आपकी बॉडी में कि वो कितने अमाउंट में, किस प्रोपोर्शन में आपके शरीर के अंदर होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और अगर उनका प्रोपोर्शन और टाइप गड़बड़ हो जाएगा तो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। तो अगर वो फ्लोरा में चेंज हो जाए तो भी आईबीएस ट्रिगर हो सकता है, और ऐसा होता है कई बार एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, किसी लंबी बीमारी के होने की वजह से, आपका इंटेस्टाइन का मोटिलिटी किसी और बीमारी की वजह से गड़बड़ है, जैसे मान के चलते हैं जैसे अगर आपको आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है, उन केसेस में जहाँ क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं तो मोटिलिटी हमेशा गड़बड़ रहती है, तो वो भी एक तरीके से गट फ्लोरा को चेंज कर सकते हैं। कोई आप लंबे समय से दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से पॉसिबिलिटी बनती है। आप खाने में क्या ले रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं ज़्यादा या वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उसके बेसिस पे भी आपकी गट फ्लोरा डिसाइड होती है कि वो कैसी होगी। तो यदि आपका गट फ्लोरा नॉर्मल से चेंज हो रहा है तो वो भी आईबीएस के ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फूड टाइप्स, कि आप क्या खा रहे हैं खाने में। तो फूड पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ है और ऐसा पाया गया है कि कई तरह के ऐसे फूड होते हैं जो लेने के बाद आईबीएस
ज़्यादा ट्रिगर करने लगता है। आपको भी शायद आपने महसूस किया होगा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाने के बाद आपका पेट अक्सर गड़बड़ हो जाता है। बाहर का खाना खाते हैं तो पेट गड़बड़ हो जाता है, भले और आपके साथ 10 लोगों ने खाया उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका पेट खराब हो जाता है। तो ये होता है फूड टाइप का इफेक्ट कि आप पर्टिकुलर कुछ टाइप ऑफ फूड के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए जैसे उस तरीके के खाने से आपका आमना सामना होता है तो आपका आईबीएस ट्रिगर कर जाता है। तो ये बेसिक कुछ थ्योरीज हैं जो बताते हैं कि आईबीएस आखिर होता कैसे है। नेक्स्ट आते हैं हम कि आईबीएस को डायग्नोज कैसे किया जाए आखिर। तो आईबीएस का डायग्नोसिस जो है वो एक्चुअली बहुत सरल भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। सरल इस तरीके से है कि एक्चुअली में आपको सिर्फ कुछ लक्षण चाहिए, उनको बिठाना होता है उसके बेसिस पे कि भाई मोशंस कितनी बार हो रहे हैं, किस कंसिस्टेंसी में हो रहे हैं, और उसके साथ पेट में दर्द एसोसिएटेड है कि नहीं, आपको कोई वेट लॉस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स तो नहीं है, रेड साइंस यानी मोशन में ब्लड आना, आपका कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना, नॉक्टर्नल यानी रात को होने वाला डायरिया, ये सब तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है, आपका एज 50 साल के अंदर में है जब ये पहली बार लक्षण चालू हुए, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कोलोन कैंसर की, तो आप यूजुअली सेफ जोन में आ जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि आपके लक्षण जो हैं शायद आईबीएस की वजह से ही होंगे। लेकिन यदि कोई भी रेड सिम्टम्स हैं तो हमको उसको पहले पूरी तरीके से पता करना होगा, डायग्नोस करना होगा, जिसके लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है, यानी आंतों को अंदर दूरबीन डाल के देखा जाता है कि भाई अंदर में कोई और कारण तो नहीं है आंतों के जो एक्सप्लेन करे कि आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। सेकंड चीज़, कभी कभी एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत होती है और हमको ड्यूडेनल बायोप्सी यानी छोटी आंत के पहले हिस्से से छोटे छोटे टुकड़े लेके माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि आखिर वहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बार बार डायरिया हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है, कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट किए जाते हैं जो आपके स्टूल से रिलेटेड होते हैं, आपके मोशन से रिलेटेड होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फीकल कैलप्रोटेक्टिन है जो किया जा सकता है, जो बता सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि आपको आईबीएस हो सकता है या नहीं। वो पर्टिकुलरली ये नहीं बताते कि आपको आईबीएस है, वो ये बताते हैं कोई और प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आईबीएस की डायग्नोसिस बनती तब है जब हम ये साबित कर देते हैं कि आपको कोई और बीमारी नहीं है। मतलब आईबीएस इज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब हम बाकी सारी चीज़ें हटा लेंगे तब हम कहेंगे कि आखिरकार जो बचा है भाई वो आईबीएस ही है। तो ये होता है आईबीएस की डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा रूटीन टेस्ट लगते हैं जैसे कि आपके ब्लड काउंट्स, ब्लड लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये रूटीन टेस्ट किए जा सकते हैं। आपका आयरन प्रोफाइल किया जा सकता है ये देखने के लिए कि भाई आंतें सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं और आपके अंदर कोई न्यूट्रिशंस की कमी तो नहीं है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो पहली चीज़ आपको ये पहचानना है कि जो मैंने आपको पहले फैक्टर्स बताए थे उनमें से कोई फैक्टर है क्या। जैसे कोई फूड टाइप, अगर आप पर्टिकुलरली किसी फूड टाइप के लिए एलर्जिक है यानी उससे आईबीएस ट्रिगर करता है तो आपको वो फूड टाइप से दूर रहने की ज़रूरत है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंग्शियस रहते हैं तो एंजाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उससे किसी तरीके से दूर होने की ज़रूरत है, आपका आईबीएस अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी चीज़ें गट फ्लोरा का प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप पहचान पाते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स वगैरह या कोई लंबी समय से दवाई लेने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम उस तरीके से डील कर सकते हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रॉब्लम रहती है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। डॉक्टर्स भी आपको कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका आईबीएस किस टाइप का है। अब टाइप पे जब आए हैं तो हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस 4 टाइप का होता है। यानी पहला टाइप होता है आईबीएस डायरिया यानी आईबीएस डी, दूसरा होता है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन यानी आईबीएस सी। तो ये तो अपने आप में ही बता देता है कि भाई डायरिया वाले में डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन वाले में कॉन्स्टिपेशन होगा। तीसरा होता है आईबीएस मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है कि भाई डायरिया भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है और दोनों एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं। और लास्ट होता है अनक्लासिफाइड, यानी कि भाई आईबीएस तो है, लक्षण तो सारे पूरे कर रहा है, लेकिन ना तो हम उसको डायरिया में क्लासीफाई कर पा रहे हैं, ना तो कॉन्स्टिपेशन में क्लासीफाई कर पा रहे हैं, ना तो मिक्स्ड में क्लासीफाई कर पा रहे हैं, तो वो रह जाता है अनक्लासिफाइड। तो ये टाइप्स हैं। अब इस टाइप के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि भाई हम आपको कौन सी दवाई देंगे। बट दवाइयों के साथ यूजुअली अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं इन दवाइयों के साथ अपने लाइफस्टाइल और अपनी दिनचर्या के बारे में। अब एक सवाल जो अक्सर आ जाता है कि भाई ये दवाई से ठीक तो हो जाता है या नहीं डॉक्टर साहब, क्या होता क्या है आखिर इससे। तो इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि भाई यूजुअली आईबीएस एक बार अगर हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग आपको थोड़ा बहुत परेशान करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हमने हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को बुलाया और उनसे उनके कॉमन डाउट्स पूछे कि भाई उनको क्या क्या डाउट्स हैं जो उनको आईबीएस के बारे में जानना चाहते हैं।
तो उन सारे डाउट्स की हमने एक लिस्ट बनाई और उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं। तो हो सकता है अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें आपको IBS के सारे डिटेल्स पता चलेंगे, सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको दी हुई जानकारी से अगर आपको लगता हो कि आपके जीवन में विशेष फ़र्क पड़ा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।